ये एक पत्र है जो जवान द्वारा अपने कमांडेंट साहब को लिखा गया है। ये देख रहे हैं आप। ये पूरा पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नंबर 14450116 आरक्षी रविंद्र कुमार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल रात को एक जवान का अंतिम पत्र जो आखिरी बार वो अपने कमांडेंट अपने सीओ साहब को लिखता है, वो मेरे पास भी पहुंचा। मैं चाहता हूं कि वो पत्र मैं आप सभी को पढ़कर सुनाऊं। जवान ने अपने कमांडेंट साहब को, सीओ साहब को कहा है कि साहब, काश आप मेरी समस्या सुन लिए होते तो आज मैं जिंदा होता और मेरे परिवार के साथ रहता, लेकिन आपने मेरी समस्या बगैर सुने, बगैर पत्र को देखे फाड़ कर फेंक दिया और मेरे को बाहर कर दिया। मैं आपसे इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मेरी आखिरी इच्छा के तौर पर यह प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं कि कभी किसी दूसरे जवान की समस्या को बगैर सुने, बगैर देखे उसे इस तरह बाहर मत करना और उसका पत्र फाड़कर मत फेंकना, उसकी एप्लीकेशन को रद्द मत करना। ये शब्द थे जवान के। और जवान ने अंत में यह भी लिखा है कि मेरे जाने के बाद अगर मुझे कुछ पैसा मिलता है सरकार की तरफ से तो वो 50% मेरी वाइफ को और 50% मेरे माँ बाप को दिया जाए, ताकि वो पैसे के लिए ना झगड़ें और उनका आपस में उनका जीवन यापन होता रहे। यानी एक जवान की ये अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे पास ये कल रात को आया था, मैंने रात को चैनल पर डाला भी था, लेकिन बहुत से लोग सो जाते हैं, नहीं देख पाए या आप तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए मैं दोबारा डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जवान ने अंतिम क्षणों में ये पत्र इसीलिए लिखा है, खासकर हमारे अधिकारी अगर इस चीज को समझें। ठीक है, जवान की समस्या चल रही है और वो आपके पास आ रहा है बार बार, किस लिए आता है? इस जवान ने लिखा है कि हम घर से दूर दराज आपके भरोसे, आपको माँ बाप समझकर आप ही के पास आएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन जिनको माँ बाप सोचते हैं हमारे बहुत से अधिकारी, खासकर कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, वो ही रेजिमेंट का करता धरता होता है, उसको समस्या सुननी चाहिए। लेकिन उसको ड्यूटी दी जाती है कि जवानों के एडमिनिस्ट्रेशन, जवानों की समस्या, हर चीज को वो अच्छे से देखे और उस समस्या का हल करें। लेकिन एक सीओ दुनिया भर के समय लगा देगा गोल्फ खेलने में, दुनिया भर की पार्टियों में समय व्यतीत कर देगा, दुनिया भर के फंक्शनों में घूमेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ वॉकिंग के नाम पर किधर किधर अपना समय खराब कर देगा। लेकिन अगर जवान एक या दो बार उसकी समस्या लेके आए तो बोले यार तेरे तो सिर दर्द है, भैंचो जा। ऐसे अधिकारियों से खासकर मैं गुजारिश करूंगा कि जब जवान आप तक आता है और वो इतने प्रेशर में टूटकर लाचार होकर, अगर आप उसकी समस्या नहीं सुनोगे तो फिर ये, जैसे हमने आज एक जवान खो दिया, भविष्य में और जवान नहीं खोए। तो इस जवान की, मेरी और सभी जवानों की समस्या समझकर अधिकारी साहब इस वीडियो को पूरा देखकर इस बात पर जरूर कोरे, और हमारे जवान भी इस जवान की अंतिम इच्छा समझकर इस वीडियो को इतना वायरल करें कि दूसरा जवान कोई इस तरह का कदम ना उठाए। यहां हमारे जवानों को एक चीज और कहूंगा, आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि समस्याओं से लड़ना सीखें। इस तरह समस्या से परेशान होकर अपने जीवन का नष्ट ना करें, लड़ो। भगवान अगर कोई समस्या पैदा कर रहा है तो उसका समाधान भी उसी समय पैदा करता है। सिर्फ आपको अपनी आंख दिमाग खोलना है और मजबूती से लड़ना है। हर समस्या का हल है। और उन महिलाओं को जो छोटी छोटी बातों पर अपने पति से नाराज होकर मेंटेनेंस के नाम पर जो घर आप अपने दिमाग से तोड़ रहे हैं, आपके माँ बाप तोड़ा रहे हैं, आपके रिश्तेदार तोड़ा रहे हैं, और अंत में ये होता है जिसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी गलतियों से दूर रहें। पारिवारिक जीवन, ये मनुष्य जीवन भगवान बहुत ही उससे देता है। जीवन तभी चलता है परिवार के साथ रहोगे। झगड़ा, खट्टी मीठी बातें, छोटी मोटे झगड़े ये चलते रहते हैं। उससे उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। गलत है तो इस कान से सुनो, इससे निकालो। एक आदमी अगर
थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो शायद आपकी जो परिवार की गाड़ी है, जो दोनों पटरियों पर चलती है ना रेल की तरह, तो चलती रहेगी। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी अभी एक जवान का ये खत किसी ने भेजा है एक ग्रुप में जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और ये पत्र उसका आखिरी पत्र है जिसमें वो अपने समादेष्ट महोदय को लिख रहा है कि महोदय, आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि आखिरी पत्र उसने लिखा, और उसको दुख हुआ इस बात का कि अगर साहब आज आप मेरी बात सुन लेते तो मैं और मेरा परिवार ठीक रहता और शायद मुझे कदम नहीं उठाना पड़ता। तो मैं आज इस पत्र को पढ़ता हूँ। सेवा में श्रीमान समादेष्ट महोदय, 69 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, गोकुल नगर, त्रिपुरा। विषय: महोदय, बहुत बुरा लगा, आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं सिपाही रविंद्र कुमार सी गुलम अपने समक्ष अपनी समस्या सुनाने आया था, क्योंकि घर से दूर यहाँ आपके अधीन अपनी सेवा देते हुए आप मेरे पिता तुल्य जैसे हो। एक भरोसा था कि आप मेरी बात सुनेंगे और मेरी समस्या को सुनकर मेरी मदद करेंगे। आपने मेरी समस्या सुने बिना ही मेरी एप्लीकेशन रद्द कर दी। महोदय, आगे से कभी कोई आपके पास आए तो कृपया करके उसकी बात सुन लेना और मदद करना। साहब जी, अगर प्रयास करते मेरी बात सुनकर तो शायद मेरा छोटा सा परिवार, मेरी 2 बेटियां और मेरी पत्नी मेरे पास होती। महोदय, मैं आपसे चाहता कि आप मेरी पत्नी को समझाएं। महोदय, मर्द का जीवन इस तरीके का है कि लोग उसे जाने बिना उसे जज करने लगते हैं। वही मेरे साथ हुआ। मेरी पत्नी का और मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझ पर कोर्ट केस ज़रूर हुआ, क्योंकि पहले आपने जितनी बार भी समझाया उसमें मेरी पत्नी की बातों ने आपके दिमाग में एक बात बैठा दी कि मैं अपने माँ बाप भाइयों की वजह से झगड़ा करता हूँ, किंतु ऐसा नहीं है। ये सरासर गलत बात है, आपके दिमाग में आ गई। बल्कि हमारे पारिवारिक झगड़े का कारण पुष्पा का अपने घर वालों के साथ ज़्यादा लगाव और ससुराल वालों के खिलाफ गलत आचरण अवधारण है। पुष्पा उसकी पत्नी थी, जवान की भाई। पुष्पा मेरे घर की बड़ी बहू है और मेरे भाई की पत्नी की बड़ी बहन। उनकी आपसी अनबन में या तो पुष्पा को घुसाना नहीं चाहिए था, अगर घुसती है तो उसे दोनों में किसी का पक्ष न लेकर दोनों से उसकी अनबन की वजह पूछकर उनकी गलती होती तो उसको समझा देती और डांट भी लगा देती, तो घर में एक और अपना दर्जा पाती। लेकिन उसने ऐसा ना करके सिर्फ अपनी बहन को सहारा देते हुए ऊंची आवाज़ और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण छोटी सी बात बहुत बड़ी हो गई। घर में अशांति का माहौल रहा। इसी वजह से मेरी मम्मी पापा हमारे साथ हमारे क्वार्टर में रहने नहीं आते थे, जिनको पुष्पा बच्चों का साथ में रखने और उनकी देखभाल के लिए मेरी मम्मी पापा को बुलाना चाहती थी। वो नहीं आए तो पुष्पा भी उनके खिलाफ मन में गलत सोचने लगी, और हम साथ में होते तो मेरे सामने मेरी माँ बाप को गाली निकालती, जिससे पुष्पा को माँ बाप अपने प्यारे हैं, मुझे भी उतने ही प्यारे हैं।
जिसके कारण हमारे बीच कहासुनी रहती थी। महोदय, पिछली बार जब मेरी आपके समक्ष पेशी हुई थी, क्योंकि मैंने भागने की कोशिश की थी, उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। बेवजह पुष्पा अपने जीजा, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, उसके साथ झगड़कर अपने मायके चली गई, जिसमें पुष्पा का कोई रोल ना होते हुए भी अपने जीजा, जो कि मेरे छोटे भाई है, उसके साथ लड़ी और अपने मायके मेरे रोकते रोकते चली गई। ये मेरी रोकने पर ना रुकी तो मेरा भी मन नहीं लगा घर पर। मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया। पहले तो अपने आप चली गई मुझे छोड़कर, और जब मैं ड्यूटी पे आ गया तो मरने की धमकी देकर बोलेगी मुझे तू सोमवार को घर चाहिए, नहीं तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी और अपने पेट में जो बच्चा है उसको भी ख़त्म कर दूँगी। तो महोदय क्या करता? पहले छुट्टी मांगी, नहीं मिली, तो ऐसे ही घर जाना चाहा, लेकिन गार्ड कमांडर ने रोक लिया तो मैं रुक गया और मुझे छुट्टी दे दी गई। अब भी मैंने कोई झगड़ा या मारपीट या गाली गलौज नहीं की। घर में मेरी बेटी ने जन्मदिन 4/3/2023 को मेरा भाई और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम दोनों यहाँ वाहिनी में अपने आवास पर उपस्थित थे। लेकिन मेरी सास, जो उस दिन जन्मदिन पर आई थी, वो उन दोनों को समझाने की जगह मेरी भी की पत्नी को भी ले गई और बेटी और मेरी भाई की बेटी को वीराना गू बोलकर छोड़ गई। जब तक पुष्पा को उस बात का पता ना था, तब तक पुष्पा का व्यवहार सही रहा। जब पता चला तो मुझे बोलना बंद कर दिया। महोदय, मुझे पता था, क्योंकि मैं हमेशा मुझे घर वालों के कहने पर पहले भी घसीटती रही, इसलिए मैं भी इस डर से ना बोला कहीं झगड़ा हो गया जाए। लेकिन जो दोनों बेटियों को पुष्पा की माँ वीराना बू बोलकर छोड़ गई थी, 4 दिन बाद गांव में किसी बड़े आदमी के पास आ गए और उनके इस आश्वासन पर मेरे पापा ने बच्चियों को दे दिया। मैं अभी बच्चों को दे दो, बाद में बुलाकर समझौता करा देंगे। मैंने पुष्पा से उस दिन बहुत पूछा कि ये बात घर में जो बात हुई उसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? ये भी बोली कि मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारे बीच में कोई झगड़ा ना बातचीत बंद हो गई, तो इस बात से परेशान होकर मैं बॉर्डर चला गया ताकि हमारे बीच झगड़ा ना हो। लेकिन फिर यहाँ इस बात को पकड़ लिया कि बॉर्डर क्यों गए मुझे छोड़कर। दोस्त फिर भी मेरे ऊपर रख दिया और क्वार्टर को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दे दी। उस समय मैंने पुष्पा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। छुट्टी चली गई और पुष्पा के घर वालों ने उसकी बहन और पुष्पा से मेरे और मेरे घर वालों पर झूठे केस लगवा दिए, जबकि हमारा कोई इतना आसानी झगड़ा भी नहीं था, इतना आपसी झगड़ा भी नहीं था। 15 महीने हो गए साहब, प्रतिदिन एक दुखी मन से काट रहा था। मैं आज आपके समक्ष इसलिए आया था कि आप पुष्पा को समझाने में मेरी मदद करें, क्योंकि हमारा अब भी किसी तरीके से कोई झगड़ा भी नहीं था, फिर भी कोर्ट केस कर दिए गए। जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरी बातें भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए आपके पास आया था कि मेरा रिश्ता बच जाए, क्योंकि भले ही कुछ भी नहीं हुआ हो, मैं अपने इस छोटे से परिवार को बचाना चाहता था। 1 साल पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी पुष्पा को समझाने की। अगर आपने उस समय साथ दिया होता तो हमारे बीच ठीक हो गया होता, इतनी बात ना बढ़ती। हालांकि जब आपको ये पत्र मिलेगा मैं मर चुका हूँगा, लेकिन महोदय, बिना बात सुने और बिना देखे आप बंदे को जज मत किया करो। आपके पास कोई आया है मदद के लिए तो एक आस लेकर आता है, और मैं तो तब आया था जब बिल्कुल टूट चुका था। आगे से कोई आपके पास कोई आए तो समझना कि बड़ी आस लेकर आता है, और कृपा करके उसकी मदद करना। महोदय, जब इंसान बिल्कुल हर जगह से आयास हो जाता है तो आपके पास आता है, और मैं भी इसीलिए आपके पास आया था। महोदय,
इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मरने के बाद अगर कोई पैसा मिलता है तो उसका 50% पुष्पा को और 50% मेरे मम्मी पापा को दिया जाए, ताकि पुष्पा उस पैसे से मेरी बच्चियों के भविष्य में काम ले सके और माँ बाप उस पैसे से अपना बुढ़ापा निकाल सके, दोनों को बराबर। इसलिए क्योंकि माँ बाप और पुष्पा आपस में एक दूसरे को काक न मारें। अंत मेरे मरने का कदम उठाने के पीछे मेरे सास और ससुर, जिनका नाम कौशल्या देवी और प्रताप सिंह है, जिन्होंने मेरी पत्नी को और मेरे भाई को पत्नी को भड़का और उकसाकर मेरे घर में क्लेश पैदा करने का काम किया, जिनके चलते आज मेरा पूरा परिवार झूठे केस भुगत रहा है। धन्यवाद। नंबर 14501166 आरक्षी रविंद्र कुमार, सी गुलम 69 वाहनी, सीमा सुरक्षा बल। आपने ये पत्र देख लिया होगा, एक जवान का अंतिम पत्र था। पुष्पा जो कि इनकी घरवाली थी और इनके भाई की और इनकी शादी एक जगह हो रखी थी, वो भी दोनों बहनें थी और ये दोनों भाई थे। और मात्र छोटे छोटे झगड़ों में, हालांकि इनका कोई खास झगड़ा भी नहीं, झगड़ा जैसा इन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई और उनकी वाइफ का होता था, लेकिन इनकी वाइफ उसका पक्ष लेते हुए अपनी बहन का और वो इनके छोटे भाई से झगड़ती थी और फिर इनकी माँ बीच में आकर बीच में उनको ले गई और ये जो शरीफ आदमी था बेचारा, उसको भी घसीट दिया जाता था। केस में सबके नाम लिखा दिए गए और अंत में इन छोटे छोटे झगड़ों से परेशान होकर हमारा एक जवान ये दुनिया छोड़कर गया। लेकिन मैं यहाँ हमारे जवानों को कहना चाहता हूँ कि समस्याओं से लड़ना सीखो। समस्याओं से भागकर आप कुछ नहीं कर सकते, उससे एक और समस्या आपने पैदा कर दी अपने परिवार के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। अब भविष्य में क्या होगा, क्या आपके जाने से वो झगड़े मिट जाएंगे? कभी नहीं मिटेंगे। झगड़े यूं ही चलते रहते हैं, ये ज़िंदगी ही झगड़ना, रूठना, मनाना इसी तरह चलता है। मैं रविंद्र फौजी, मेरे पास इस तरह के हमारे जवानों के बहुत केस आते हैं और मेरे पास जब भी कोई इस तरह का फ़ोन आता है, मैं कम से कम घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना मेरे से हो सकता है लोगों को समझाता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि भाई जितना हो सके सुलह कर लो, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक आदमी ठंडा पड़ जाएगा तो एक आदमी गुस्सा कर करके अपने आप शांत हो जाएगा। और ये जीवन अनमोल है। किसी भी तरह आप चाहे किसी भी सिचुएशन में रहो, लेकिन इस तरह का कदम मत उठाओ। और अब शायद इनकी पत्नी को भी समझ में आ गया होगा इस चिट्ठी के बाद उनका क्या होगा। बंदे की फ़ोटो भी आ रखी है मेरे पास, लेकिन मैं वो फ़ोटो में डाल नहीं सकता जो हालात उनकी है। बाकी अगर ग्रुप में जुड़े लोगों ने तो देख ही लिया होगा, और भी कोई चाहता है तो मैं फ़ोटो वो मेरे पर्सनल नंबर पर आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन चीज़ों का अंत क्या होता है। अब वो महोदय भी कुछ नहीं करेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे, उसके माँ बाप का भी पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, और होगा तो भी आपके जीवन वापस नहीं आ सकता। आपके बच्चों का क्या होगा, ये बहुत समस्या है। तो प्लीज़ समस्याओं से लड़ना सीखें, इस तरह लड़कर कुछ दूसरा कदम ना उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।